अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जो हैं वो जारी हैं। हलाकतों का सिलसिला दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। आज अगर हम बात करें तो आज भी काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वो इस हवाले से अपडेट्स आती रही हैं। ओवरऑल अगर हम हलाकतों की तादाद की बात करें तो इस वक्त ये तादाद 1000 से ऊपर जा चुकी है। हालिया सैलाब से जो तबाही हुई है मुल्क को एक तरफ जारी नुकसान के हवाले से, लेकिन मौशी एस्पेक्ट से बहुत सारा नुकसान इस वक्त मुल्क को होता दिखाई दे रहा है। 10 अरब डॉलर से जायद का नुकसान, माहिरीन का ये दावा सामने आया कितना नुकसान हो चुका है और इसमें मजीद भी इजाफा होगा और उसके साथ साथ वबाई अमराज में इजाफा हो रहा है। और इस वक्त जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसमें जो मुतासरीन हैं उनको खाने पीने के जो है उसकी कमी का सामना करना पड़ रहा है। भूख के डेरे अगर मैं कहूं तो वहां पर हमें नजर आ रहे हैं। बेरहम सैलाब बहुत सारी दास्तानें छोड़ता हुआ जा रहा है और इसके साथ साथ जहां से भी ये सैलाब गुजर रहा है सब कुछ बहाकर अपने साथ लेकर जा रहा है। मुल्क में सैलाब के हवाले से क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे हम कि नुकसान कितना जा चुका है और इस हवाले से क्या जो रेस्क्यू के हवाले से जो अपडेट्स है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, जहां पर एक तरफ इस वक्त मुल्क इस सूरत हाल से गुजर रहा है वहीं पर शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक्स का मामला सामने आते एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है और उस ऑडियो लीक्स के बाद बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF की जो डील है उसको नाकाम बनाने की साजिश की है? क्या वाकई इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क का नुकसान सोच रही है? क्या वाकई IMF डील में पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इसको नाकाम करने की कोशिश कर रही है? एक तरफ बदतरीन सैलाब की बात नाज़रीन मैं कर रही हूं और वहीं पर दूसरी तरफ मौशी संगीन चैलेंजेस, लेकिन ये सियासी लड़ाई कब खत्म होगी इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का नाज़रीन मैं आगाज करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन कॉल के थ्रू सीनियर सहाफ़ी हैं राय साकिब खरल साहब और मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हुआ सीनियर सहाफ़ी हैं तज्ज़ियाकार हैं अनवर रज़ा साहब। साकिब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि आप इस वक्त जनूबी पंजाब में मौजूद हैं, आप 2-3 दिन से वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम सिचुएशन वहाँ पर आप देख रहे हैं। सैलाब के हवाले से मुझे बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितना नुकसान हो चुका है और रेस्क्यू का जो अमल है वो कितना तेज़ी से जारी है वहाँ पर? थैंक यू मारिया। मेरा 5वां दिन है आज फील्ड के अंदर और अगर मैं आपको हालात एक वन लाइनर में बताना चाहूँ तो साउथ के जो हिट एरियाज है फाजिलपुर, राजनपुर, रुझान मजारी और तौसा तहसील जो है ये 80 to 100% जो है या डेवस्टेशन है। बिल्कुल जो सिटी के कुछ एरियाज है वो बचे हैं, बाकी हर चीज चारों तरफ तबाही है क्योंकि कच्चे घर लोगों के यहाँ पे ज्यादा है। लोग यहाँ गाँव नहीं छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, 2-2 4-4 घर बना के और वो क्लस्टर्स बना के लोग यहाँ पे रहते हैं। जहां तक मारिया आपकी नजर जाती है सिर्फ पानी है। और उस मजीद बदकिस्मती की बात यह है कि रुझान वाला फ्लड जो है, जो जड़ लगारी वाली साइड है, वहां पर फ्लड लेवल अभी ऊपर मजीद जा रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं अभी वहां से निकला अभी कोई आधा घंटा पहले मैं जड़ लगारी जो फ्लड एरिया है का तौसा का वहां से निकल के आ रहा हूँ। वहां पर रेस्क्यू वाले मुझे ये बता रहे थे कि अगले 24 घंटे इतने क्रिटिकल है कि जितना नुकसान तौसा का हुआ उससे कहीं ज्यादा, अल्लाह कभी ना करे, उससे कहीं ज्यादा हो सकता है अगर ये रैला भी हिट करता है जड़ लगारी और इस सारे रीजन को। रुझान मजारी पे आ जाए तो रुझान मजारी मारिया सैंडविच हुआ है इंडस रिवर और ऊपर से कोहे सुलेमान से जो फ्लड आया दोनों के दरमियान। बीच में एक तरफ बंद बना हुआ है शहर के बीच में और जो कच्ची आबादियों को इंडस रिवर ले गया, दरिया सिंध का फ्लड ले गया क्योंकि वाटर लेवल उसमें बहुत अप है। और रुझान मजारी को जो पीछे से पानी आ रहा है जिसमें मुबैना तौर पर कुछ सरदारों के नाम आ रहे हैं कि उन्होंने वहां से कट लगवा कर पानी सारा डाइवर्ट करवाया है अपनी जमीनें बचाते और वो सारा पानी जो है वो रुझान मजारी तक आ गया। रुझान मजारी जो तहसील इटसेल्फ है 100% डूबी पड़ी है मारिया, बिल्कुल तबाही है। आप रोड के ऊपर निकलते हैं, इंडस हाईवे के ऊपर निकलते हैं और कई 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दोनों इतराफ में आपके सिर्फ खेमे ही खेमे हैं और कई जगह खेमे नहीं है। वहां लोगों ने बेचारों ने 4-5 इकट्ठी करके 2 साइडों पे रखी हुई है, एक ऊपर रखी हुई है, इस तरह गुजर बसर करके इस तरह अपना वो टाइम ये गुजार रहे हैं मुश्किल। तो रेस्क्यू के अमल के हवाले से साकिब बताएगा किस तरह से रेस्क्यू की टीमें और इसके अलावा ऑब्वियसली मुख्तलिफ किस्म की NGOs काम कर रही हैं, पाक फौज काम कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान काम कर रही है, पाकिस्तान के अवाम बहुत बड़े लेवल पर डोनेशंस करके वहाँ पर राशन और मुख्तलिफ जो शय ज़रूरियाँ हैं वहाँ पर पहुँचा रही हैं। तो उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि रेस्क्यू का अमल किस तरह से वहाँ पर चल रहा है।
अनफॉर्चुनेटली इस सिनेरियो के अंदर एक और अच्छी खबरें नहीं है रिपोर्ट करने के लिए। एक वाहिद डिपार्टमेंट है जो मुझे हर जगह के ऊपर, जितने साउथ पंजाब के सैलाब से एरियाज है, मैं हर यूनियन काउंसिल के लेवल तक गया हूँ। 15-15, 16-16 घंटे फील्ड में रहा हूँ। एक वाहिद डिपार्टमेंट है जो मुझे नजर आया, हर जगह पे नजर आया, वो 1122 है। एनडीएमए के एमए कहीं नजर आए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड और काम ऐसे रिलीफ का कोई एनडीएमए की जानिब से नजर नहीं आया। बाकी और जिन इदारों की आप बात कर रहे हैं, एक दो डिस्ट्रिक्ट जरूर है और ग्राउंड लोगों की खिदमत फाउंडेशन बहुत काम कर रहा है। खिदमत फाउंडेशन हर जगह पे पहुंचा हुआ है और रुझान इटसेल्फ जो है वहाँ पे कुछ और मजबूत सियासी तंजीमें हैं, वो बहुत काम कर रही है, लेकिन वो रुझान तहसील से बहुत दूर है। मैं आज तौसा के जिस एंड वाले बेल्ट में गया हूँ, क्योंकि तौसा के 3 डिफरेंट एरियाज है, बिल्कुल खाली है, वहाँ पर कोई रिलीफ का इंतजाम नहीं था। एक जगह है वहाँ पे स्पेसिफिक मजबूत सियासी जमात है, उसके कारकुनान आज भी घूम रहे थे, वहाँ पर चावल बांट रहे थे। तो रिलीफ की जब बात आती है तो वहाँ पर आप मैं मिलकर, सिविलियन मिलकर जा सकते हैं। ठीक है। अब साकिब से रब्ता करने की कोशिश करें अनवर साहब, क्योंकि थोड़ा सा ऑब्वियसली सिग्नल्स का भी इशू चल रहा है सैलाब की वजह से। अनवर साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप जिस तरह से भी साकिब बता रहे हैं कि मेजरली जो वहाँ पर रेस्क्यू के लिए उनको नजर आ रहे हैं 112 है और खिदमत फाउंडेशन है, उसके अलावा उस तरह से एज सच जो सरकारी इदारे हैं वो उस तरह से नजर नहीं आ रहे, तो आप नहीं समझते कि बहुत एक गलत इंप्रेशन जाएगा कि इस तरह के इलाकों में अगर हुकूमती टीम्स नहीं पहुंच रही हैं? मारिया, मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा। हमारे साथ साकिब जो हैं वो लाइन पे आ गए हैं। साकिब, मुझे ये बताइएगा, एक तो इन फ्लड एरियाज़ में हमें इमीडिएटली किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि आवाम वही इमदाद जो है वो इकट्ठी करें और अपने बहन भाइयों को भेजिए, और दूसरा ये फरमाइएगा कि आज मरीम नवाज साहिबा ने भी वहाँ पे दौरा किया फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ का, तो उनका दौरा कैसा था, आपने वहाँ पर रिपोर्ट किया, बताइएगा ज़रा। सर, पहला सवाल तो बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है। हर तरफ हर बंदा अपील कर रहा है टेंट की। सर, यहाँ पे टेंट्स का कुछ सिनेरियो इस किस्म का है कि अगर एक फैमिली के 5 मेंबर है तो उनकी कोशिश है कि हमें 5 के 5 को एक टेंट मिले। उन्होंने रखना अपने पास एक टेंट है। आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे शायद ये ऑनर नहीं भी कोट करना चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कोट कर रहा हूँ कि जो डोनेशन दे रहे हैं। एक फैमिली जिसके 5, उनकी कोशिश है 5 टेंट मिल जाए, एक हम रख लें और 4 हम बेच लें। तो टेंट से कहीं ज्यादा जरूरत सर इस टाइम पे हमें मेडिसिन की। यहाँ पे शदीद बीमारियां फैल रही हैं, स्किन की डिजीज आए दिन फैल रही हैं। उसके बाद फूड, अब इस तरह की कंडीशन आ गई है कि लोग सड़कों के ऊपर, लोग ड्राई लैंड के ऊपर आ गए हैं कि फूड पकाने की कंडीशन में वो लोग आ गए हैं। तो राशन के बैग जो हैं वो अगर आ जाए तो वो बहुत बड़ी हेल्प होगी, बिकॉज फैमिलीज यहाँ पे बहुत बड़ी है। यहाँ का फैमिली सेटअप या फैमिली कल्चर में 8-8, 10-10 बच्चे हैं। तो अगर आप सिर्फ ड्राई फूड लेके आते हैं, चिप्स लेके आते हैं, बिस्किट या रस्क लेके आते हैं, वो एक का टाइम की मील तो हो सकती है, लेकिन वो दिन गुजारने के लिए खाना नहीं। तो अब वो पकाने वाला खाना जो ड्राई फूड है वो उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है वहां पर। साकिब आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक कर रही है। अनवर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जैसे भी मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे पूछी, जैसे भी साकिब ने बताया भी है कि जिस तरह से रेस्क्यू की टीमों का वहां पर होना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली डोनेशन तो जारी है, मतलब पाकिस्तान की आवाम बहुत बड़े लेवल पर डोनेशन कर रही है, हर कोई डोनेशन कर रहा है, लेकिन मेजरली हुकूमत का रोल वो कह रहे हैं कि उस तरह से नजर नहीं आ रहा वहां पर। देखिए मारिया, जो गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करना होता है सूबाई हुकूमतों में, तो ज़िला इंतज़ामिया अपने तौर पर काम कर रही है। मैं आपको दूसरा बताऊं कि जो पाक फ़ौज है उनके जो कोर्स हैं, उन कोर्स ने वहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं। आपको पता है जब पाकिस्तान में सैलाब आता है, ज़लज़ला हो या कोई भी कुदरती आफत हो, तो उसमें पाक फ़ौज बड़ा रोल प्ले करती है। तो कोर्स को आर्मी चीफ ने ये ऑर्डर्स किए हुए हैं कि आपने वहाँ पे अपने कैंप लगाने हैं और कैंप के ज़रिए वहाँ पर लोगों की इमदाद की जा रही है। 1122 की साकिब ने बात की, बड़ी अच्छी बात है। अल खिदमत फाउंडेशन है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो कि मीडिया में नहीं आ रही, लेकिन वो अपने बहन भाइयों की इमदाद के लिए वहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं। क्योंकि फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं। क्योंकि वहाँ पर काम करने के लिए आपको पहले तो ये सोचना समझना होगा कि आपको वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है, रोड नेटवर्क नहीं है, और जो फ़िज़ाई ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन है वो डेफिनेटली सूबाई हुकूमतें और फेडरल गवर्नमेंट ही करती है। तो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि जो 2 रोज़ गुजरे हैं उसमें धूप बहुत ज़्यादा थी,
धूप बहुत ज़्यादा थी और उस धूप में आपने देखा कि पानी कुछ खुश्क भी हुआ, ज़मीन के अंदर भी गया और कुछ पानी निकल भी चुका है। इससे ये फ़ायदा हुआ कि हम जो हमारे वहाँ पर मुतासरा बहन भाई हैं उनकी जो इमदाद है उसके लिए वहाँ पर टीम्स पहुँच रही हैं, वहाँ पर रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन जारी है। खुदा ना खास्ता जब बारिश होती है तो फिर फ़ज़ाई ऑपरेशन रिलीफ का जो है वो मुअत्तल हो जाता है और आपको ज़मीनी भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साकिब ने जैसे बताया कि वहाँ पर अब लोग पानी से निकलकर खुश्क जगह पर पहुँच चुके हैं। उनके लिए ज़रूरी ये है कि उनको आपने जो खुराक है वो पहुँचानी है, और अगर आप खुश्क खुराक उन्हें पहुँचाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर अब खाना पकाने का वक्त भी नहीं होगा और ना उनके पास वो वसाइल हैं और ना आग जला सकेंगे। लिहाजा अब हमारे देखने वाले जो लोग हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो बिल्कुल खुश्क खुराक जो है, मेडिसिन जो है, पीने का साफ़ पानी जो है, पैकिंग की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर भेजें ताकि लोगों को ज़्यादा आसानी हो। आपने बात की 1122 की, वहाँ पर अलखिदमत फाउंडेशन है, वहाँ पर पाक फ़ौज के जो रिलीफ कैंप्स हैं वो लग चुके हैं, क्योंकि जितनी भी कोर्स मुल्क भर में मौजूद हैं वहाँ पर उन्होंने आर्मी की तरफ से ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि आप अपने कैंप लगाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। मैं एक फुटेज देख रहा था जिसमें पाक फ़ौज के एक जर्नैल थे और एक बुज़ुर्ग जो थे वो पानी में डूबे हुए थे, वो ख़ुद उन्हें पकड़ कर निकाल रहे थे। ये तो आपको पता है हमारी कौम में जज्बा है कि अपनी जान की परवाह किए बगैर वो दूसरे लोग, अगर कोई हमारे बहन भाई मुसीबत में होते हैं तो वो उनको टेक कर करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। कई ऐसी फुटेज आपने देखी जिसमें पुलिस के लोग मौजूद थे। फिर मैं जिक्र करूंगा वो एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू की, जिन्होंने दरवाज़ा नॉक करती थी और बता रही थी कि फ्लड की वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है, आप लोग सेफ मकाम पर जाएं। देखिए ये वो एलिमेंट्स हैं, वो शख्सियात हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी, फौज में भी और आम हमारी ज़िंदगी में भी जो NGOs हैं और जो रिफाही इदारे हैं वो खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हमें सिर्फ उनको हाईलाइट करना है, हमें उन्हें बताना है कि आप कौम की खिदमत कर रहे हैं और कौम भी आपके साथ खड़ी हुई है। इसमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम फौज हो, सिविलियन इदारे हो, उसमें सूबाई हुकूमतें हों, उसमें रिलीफ की ऑर्गेनाइजेशंस हों, NGOs हों, सारे लोग इस वक्त अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों को रिलीफ फराहम करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमें किसी न किसी जगह पर अगर किसी को कोताही है तो उसे सरफ नज़र करना चाहिए। इस वक्त हमें ज़रूरत है अपनी कौम को मोराल हाई करने की, क्योंकि कौमी जज्बा जब पैदा होगा तो फिर ही हम अपने बहन भाइयों की खिदमत कर सकेंगे। मारिया, अनफॉर्चुनेटली मैं एक बात करूंगा कि इस वक्त चूँकि माशी बहरान है मुल्क में और लोग जो हैं वो खौफजदा हैं माशी सूरत की वजह से, तो जिन लोगों के पास सरमाया भी है वो भी डरे हुए हैं कि उन्होंने वो पैसा निकाल नहीं रहे उस तरह। तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से अपने देखने वालों को यह खुदारा कि आप मुस्तकबिल की फ़िक्र छोड़िए, अल्लाह ताला हम सब का है। हमें इस वक्त मुसीबत में घिरे अपने बहन भाइयों की मदद करनी है, क्योंकि उनकी मदद के लिए ज़रूरी है कि आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। हाँ, आपको कंबल, आपको खैमे, आपको खुश खुराक वहाँ तक पहुँचानी है। बिल्कुल आपको जो गवर्नमेंट को, आप जिसको समझते हैं कि वो हकदार तक उसका हक पहुंचाएगा, आप उसे डोनेट भी कीजिए। अगर आप डोनेट करने में आपको कोई शक व शुबा है तो आप खुद चीज़ें खरीदिए और वहाँ पर ट्रक पहुँचाए। हमें अब वहाँ पर जाना पड़ेगा, हमें वहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। जब आप अपनी आंखों से ये तमाम सूरत को देखेंगे फिर आप में एहसास भी बेदार होगा और आप उस तरह खिदमत कर सकेंगे। उठाया था कि मीडिया को भी हेल्प करना चाहिए कि मीडिया वहाँ पर जाए और वहाँ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसको रिपोर्ट करे, ताकि एक बेहतर तरीके से मैसेज मीडिया भी आवाम तक पहुंचा सके कि वहां पर एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत है। खासकर इस वक्त बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो भिजवा रहे हैं, और खासकर जो वो चीजें जो जिसके लिए आग वगैरह की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेडिसिन का पहुंचाना भी वहां पर बहुत जरूरी है। खासकर जो खवातीन के लिए कुछ ऐसी चीजें जिनका वहां पर पहुंचना अनवर साहब बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसमें कोई खातून ने एक ट्वीट किया था कि हमें इन तमाम सूरत में अपनी जो माएँ बहनें बेटी हैं उनकी जो ज़रूरियात है, उनकी अशिया ज़रूरियात को भी हमें वहाँ पर पहुँचाना है। बिल्कुल पहुँचाना है, इसमें कोई शर्म की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी ज़रूरत है और ये हमारा फ़र्ज़ भी है। एक बात, दूसरी बात, अब पानी जो है वो निकलना शुरू हुआ है, पानी कम हुआ है, उसकी सतह कम हुई है। अब वहाँ पर जो मीडिया की टीमें, हमने गुज़श्ता जो हमने अपने शो में कहा था कि हमें मीडिया को भी किरदार अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप उस तरह के ह्यूमन एंगल से स्टोरीज करते हैं, लोगों को रियल पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं, तो फिर लोगों में एहसास पैदा होता है, उनका जज्बा निखरता है और वो सब समझते हैं कि हम अपने घर की चीज़ें जो है अपने बहन भाइयों को प्रोवाइड करें। तो हमें पॉइंट टेकन। मैं साकिब की तरफ जाऊंगी। साकिब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कहिएगा, एक तो आपने थोड़ा सा बताया भी कि किन किन चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत है, एक दफ़ा फिर से ज़रा क्लियर करके बता दीजिएगा कि वहाँ पर किन किन चीज़ों की डोनेशन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस मरियम नवाज साहबा के दौरे के हवाले से भी आप कुछ बता रहे थे। अच्छा, हमारे समय पहले
टेंट का हर बंदा शोर मचा रहा है कि टेंट टेंट लेके जाए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर एक फैमिली के 6 मेंबर है तो उनकी कोशिश है कि हमें 6 टेंट दिए जाए। बदकिस्मती की बात है कि लोगों ने यहाँ पर इसको बिजनेस बना लिया है। एक टेंट रख लेंगे, 5 टेंट बेच देंगे। काफी सारे टेंट पर जो डोनेशन दे रहे हैं पहुंच गए हुए हैं। तो टेंट की मजीद आने वाले जरूरत, मैं ये नहीं कहता कि जरूरत नहीं है, लेकिन टेंट से कहीं ज्यादा जरूरत अब फूड की और मेडिसिन की है, क्योंकि वाटर लेवल जैसे जैसे नीचे जा रहा है बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती जा रही हैं। जानवरों में बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं, बच्चों में बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं। और फूड की बात आ गई तो फूड पहले हम सिर्फ सबसे अपील कर रहे थे कि ड्राई फूड लेके आए, पैक्ड फूड लेके आए, लेकिन अब कंडीशन इस किस्म की हो गई, लोग ग्राउंड पे आ गए, सड़कों पे आ गए, ऊंची जमीन थी वहां पे आ गए, और आप लोग बाकी राशन भी डोनेट कर सकते हैं। एक दफा खाने का बंदोबस्त आ गया। मरियम नवाज साहिबा हमारी, अब अनफॉर्चुनेटली लोगों को सुबह 10 बजे स्पॉट के ऊपर जगह के ऊपर इकट्ठा किया गया था कि साकिब आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि आप उस इलाके में मौजूद हैं, तो वी टोटली अंडरस्टैंड कि वहां पे मौसलाती निजाम पूरी तरह से दरम बरम हो चुका है, लेकिन आपसे फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन टाइम है ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ एक तरफ जो सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, वहीं पर कुछ ऑडियो लीक्स सामने आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे कि क्यों मुल्क को मजीद मौशी बहरान की तरफ धकेला जा रहा है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन शौकत तरीन साहब की ऑडियो के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। उनकी ऑडियो लीक होने के बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है, और लोग इस वक्त सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF की जो डील है उसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। अगर इसके हवाले से अगर हम बात करें कि जो शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक सामने आई, उसमें बात ये सामने है कि शौकत तरीन साहब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ाना से टेलीफोनिक राब्ता करते हैं और उनसे बात कर रहे हैं, और उनको ये कह रहे हैं कि ये जो IMF की जो 750 अरब की जो कमिटमेंट दी है, आप सब ने जो साइन किए हैं, अब आपने ये कहना है कि हमें जो कमिटमेंट दी थी वो सैलाब से पहले दी थी, अब आपने कहना है कि आप सैलाब की वजह से हम ये बहुत पैसा चूंकि खर्च करना पड़ रहा है, इसलिए आपने जो लिखा था अब हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, और यही लिखना है, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं लिखना है। अनवर साहब, मैं इस पे आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले ठीक है, हमें नाज़रीन सीनियर मौशी अमूर ने ज्वाइन किया है, मुजम्मिल असलम साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका ताल्लुक है। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया प्रोग्राम को। सर कहिएगा, इस स्टेटमेंट को आप वाकई में अभी भी डिफेंड करेंगे? देखिए मारिया, ये स्टेटमेंट तो सबसे पहले मैंने दिया था मई में, जून में, बजट के बाद, और 4-5 दफा तो मैं बोल चुका हूँ कि KP का बजट उठा के देखें, पंजाब गवर्नमेंट का बजट उठा के देखें, सिंध हुकूमत का बजट उठा के देखें, बलूचिस्तान हुकूमत का बजट उठा के देखें। जो 4 सूबों ने बजट दिए हैं उसका जो तखमीना सरप्लस का है वो कुल मिला के 125-150 अरब है, और वफाकी हुकूमत ने खुद उठा के 800 अरब का IMF से मुआहिदा कर लिया। फिर उसके बाद IMF ने जब 4 सूबों के बजट देखे तो IMF ने कहा कि आप 4 सूबों को कहें कि जी इतना ज्यादा हमें सरप्लस दे, तो वो जो है MOU कर लें जाके इनसे। अब MOU कर लिया सबने। अब MOU करने के बाद एक कानूनी तरीका है कि सारे सूबे अपना नया बजट दें, क्योंकि अब उन्हें 800 अरब रुपए का जो है सरप्लस लेकर आना है। तो सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की जिस हुकूमत का हिस्सा अभी तक उन्होंने नहीं किया। इसी के अलावा पंजाब हुकूमत उस वक्त हमजा की थी, हमजा ने रिवाइज बजट नहीं दिया। तो KP हुकूमत ने तो यही बोला ना कि आपने हमारे फाटा के पैसे देने हैं, और इसके अलावा ये जो फ्लड्स आए हैं तो ये सरप्लस नहीं हो सकता, तो इसमें बुरी बात क्या है? मुजम्मिल साहब ये फरमाइएगा कि क्या 1.2 बिलियन डॉलर की जो किस्त आनी है IMF से, उसको देखकर हमारे वर्ल्ड बैंक ने, एशियन बैंक ने, और जो हमारे दोस्त मालिक हैं उन्होंने भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप नहीं समझते कि इस ऑडियो के बाद वो भी किस्त रुक सकती है और पाकिस्तान को माशी तौर पर मजीद मुश्किलात का सामना हो सकता है? उनको देखिए, ऑडियो से ताल्लुक ही नहीं है ना। जब IMF कहता है तेल की कीमत बढ़ाओ तो इन्हें तेल की कीमत बढ़ानी पड़ती है ना। तो वो ऑडियो का उसका कुछ ताल्लुक ही नहीं है। उस ऑडियो को अगर ये MOU करने के बाद किसी सूबे ने अपना नया मिनी बजट या रिवाइज बजट नहीं दिया तो खिलाफ वर्जी तो वफाकी हुकूमत कर रही है। IMF को नन्ना बच्चा थोड़ी है कि उस MOU के बेसिस पे जो है सारे अपने खसारे खत्म करके सरप्लस दे देंगे। IMF को क्या नजर नहीं आ रहा क्या? तो आप किस तरह, और ये किसी सूबे ने तो IMF से मुआहिदा नहीं किया ना।
ये तो वफाकी हुकूमत ने किया, और वफाकी हुकूमत ने गलत तखमीना क्यों दिया 800 अरब का, जब चारों सूबों का जो है सरप्लस ही मिला के 125 अरब हो गया। तो ये तो वफाकी नाअहली है। मिफ्ता इस्माइल ने 4 बजट दे चुके हैं जिनसे IMF को सेटिस्फाई करने के लिए। वो कभी टैक्स बढ़ाता है, कभी खर्चे कट करता है, फिर टैक्स बढ़ाता है। तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं? इसमें बताएं कि शौकत तरीन या तैमूर झगड़ा का लेना देना क्या है? उन्होंने जो बजट दिया हुआ है अपना, जो कानूनी तौर पे उस बजट पे उनको जो है वो अमल करना है। ये थोड़ी है कि वो मिफ्ता इस्माइल जो उधर बात कर दे तो उस पर जाके जो है हमारी वजह से हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने गलत बात क्यों की, उनसे गलत तखमीना क्यों दिया और नेगोशिएट क्यों नहीं किया? और अभी तो टाइम हो गया नेगोशिएट करने का। हमारा तो एहसान माने है कि सर इसी पॉइंट पर आते हैं, जैसे भी अभी आपने बात की है, एक तरफ पाकिस्तान में ऑब्वियसली सब बात कर रहे हैं कि मौशी मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, दूसरी तरफ सैलाब इस वक्त इतना ज्यादा आ चुका है कि उसकी वजह से भी पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। आप नहीं समझते कि सबके बाद फिर भी इतना मुश्किल हो रहा है IMF के साथ डील करना, या जो आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्यों नहीं डील कर पा रहे हैं? ऐसी क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है जो आपको लगता है कि ये पॉइंट्स होंगे तो शायद ये डील हो सकती है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है? ये क्यों फेल हो रहे हैं? मेरी बात सुने, आज सुने मारिया, अभी 1 हफ्ते पहले तक IMF इनको प्रायर एक्शन देता है। 1 हफ्ते पहले तक पेट्रोल बढ़ाओ, बिजली के रेट बढ़ाओ, फिर उसके अलावा जो है कानून पास करो कि अब कोई नया ऑर्डिनेंस आप जो है असेंबली ऑर्डिनेंस नहीं देंगे, असेंबली से पास कराएंगे, नई एमनेस्टी स्कीम नहीं देंगे। 1 हफ्ते पहले तक कराता रहे। तो ये क्या कर रहे हैं 5 मिनट? और अगर सूबाई बजट का तो ताल्लुक ही नहीं है ना। जो सूबे का बजट सूबे ने दे दिया, सूबे का राइट है 18वीं तरमीम के बाद, उसको वफाक कैसे कह सकता है कि आप उसमें से पैसे कम खर्च करें? तो आप मुझे बताएं ना, जब आपको तनख्वाह आपका इदारा दे देगा, आपका इदारा फिर उसके बाद आप पे राइट लगा सकते हैं कि आप इसमें से इतने पैसे कम खर्च करके वापस कर दें मुझे तनख्वाह से पैसे। ये तो बच्चों वाली बात है। कानून को कोई समझे तो सही। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इन्होंने तो आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। 50% महंगाई इससे पहले ही हो चुकी है। मुल्क में जो है ज़र मुबादला लिए डॉलर का रेट 50 रुपये निकल गया है। और यही जो बात अभी जो पारसा बन रहे हैं, जिनकी जो आप बात कर रही हैं, जनवरी में जब हम स्टेट बैंक का बिल लेकर आए थे तो इन्होंने तो वोट खिलाफ किया था। उस वक्त अगर स्टेट बैंक का बिल पास ना कराते अपने इत्तेहादी के साथ मिलकर, IMF की डील तो उस वक्त भी खत्म हो जाती। उस वक्त क्या पाकिस्तान नहीं था क्या 4-5 महीने पहले? तो उस वक्त जब ये वोट खिलाफ तो ये फरिश्ते, और हम जो है हमारे सूबे का राइट, जो हमें रकम मिल गई है टैक्स की, हम अपनी मर्जी से नहीं खर्च करें। अब हम इनसे पूछ के खर्च करें। और इसके अलावा जो इनके सूबे जिनकी हुकूमत में पार्टनर है, वो ऐसा कोई भी नहीं काम कर रहे। उन्होंने कितना सरप्लस रिवाइज बजट दे दिया? मुझे तो ये बताया ना, सिंध हुकूमत ने दे दिया, पंजाब हुकूमत तो हमजा इनके बेटे की थी, उसने तक नहीं दिया था। अच्छा मुज़म्मिल साहब, जाते हुए एक और बात मुझे बता दीजिएगा। जिस तरह से शौकत तरीन साहब से जब बात हो रही थी वज़ीर ख़ज़ाना साहब की, तो उसमें मोहसिन लगारी साहब ने एक सवाल किया था उनसे। उन्होंने बोला कि आप नहीं समझते इससे रियासत को नुकसान होगा? तो सर आप नहीं समझते इससे रियासत को नुकसान होगा इस तरह की ऑडियो लीक्स आएंगी और वफाकी हुकूमत के साथ अगर मतलब अकोमोडेट नहीं किया जाएगा? लेट सपोज अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं, कल को आपकी हुकूमत भी आ जाती है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाती है, लेकिन उसके बाद अगर ये डील्स ना हुई तो नेक्स्ट आने वाली आपकी हुकूमत को ही नुकसान हो रहा होगा। देखें, IMF से हमने 22 दफा मुआहदे किए, 19 दफा IMF के प्रोग्राम ने छोड़ा है। वो 19 दफा जिसने छोड़ा था तो उसने क्या मुल्क के साथ और रियासत के साथ अच्छा काम नहीं किया था? उनसे क्यों नहीं आप सवाल करिए जिन्होंने 19 दफा छोड़ा था। और दूसरी बात ये कि ऑडियो लीक पनामा पेपर या किसी बाहर से नहीं हुई, ये पाकिस्तान से हुई है लीक। अब किसने की उसको ढूंढे ना, उसने इस मुल्क की खिदमत नहीं की। मेरी आपकी अभी इस प्रोग्राम में बात हो रही है, पब्लिक है, लेकिन मेरी अगर आपकी फोन पे बात हो और कोई थर्ड पार्टी लीक कर दे तो इज इट एथिकल? ऑडियो लीक इज नॉट एन एथिकल थिंग। बट और दूसरी बात, 19 दफा IMF प्रोग्राम जो है पाकिस्तान ने माशाल्लाह 22 में से छोड़े हैं नामुकम्मल। और यही हुकूमत के लोग जो अभी ये बातें कर रहे हैं IMF इनको इतना अजीज हो गया, ये तो PTIMF की ताने मारते थे। ये तो कहते थे हमने IMF के आगे मुल्क भेजी है, ये तो कहते थे हमने IMF के बंदे लगाए हुए यहाँ पे। आज ये IMF के ठेकेदार बन गए। और फिर IMF को तखमीना भी गलत दे रहे हैं। जब बजट आ गए सूबों के, आप या तो सूबों को उनके बजट देने से पहले बात करें। उनके बजट आ गए, सब कुछ आ गए, बाद में IMF ने कहा नहीं, इनको कहो कि ज्यादा पैसे आपके लिए करें, तो फिर ये हमें आके कहते आप यार MOU कर देना। फिर MOU से क्या, MOU की क्या लीगल हैसियत है मुझे बताएं?
ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया। साबिक तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम हमारे साथ मौजूद थे। अनवर साहब, मैं से पॉइंट्स आऊँगे आपकी तरफ। ठीक है, हम साइड पर रख देते हैं फॉर अ मिनट, हम उस पर बात करेंगे कि ऑडियो लीक्स में जो बात हुई है वो क्यों ऐसी हुई है, लेकिन ऑडियो लीक्स इस तरह से होना, जैसे मुज़म्मिल साहब कह रहे थे कि मतलब अगर पार्टी रहनुमाओं के दरमियान में बात हो रही है, थर्ड पर्सन लीक करता है, तो ये एथिकल नहीं है। देखिए, ये एथिकल और अनएथिकल की बात तो मैं बाद में करूँगा। पहली बात तो ये है कि जो मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ अगर कोई बात हो रही होती है, जिसे हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, अगर उसके अगेंस्ट कोई बात होती है तो डेफिनेटली जिसने भी ये ऑडियो लीक की है उसने मुल्क की खिदमत की है। देखिए, इस मौका पर हमें यकजहती की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है, लेकिन हम अना और सियासी इंतकाम में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमें इस मुल्क की बका का, इस मुल्क में माशी बदहाली का कोई ख्याल नहीं। आपको ये गुफ्तगू करनी ही नहीं चाहिए थी अगर आप मुहिब्बे वतन हैं। देखिए, आप सुबह पंजाब और सुबह KPK के फिनांस मिनिस्टर से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्हें ये तरगीब दे रहे हैं कि आपने एक लेटर लिखना है, आपने एक लेटर लिखना है IMF को। तो मुझे बताइए, ये मुल्क की खिदमत तो नहीं की जा रही, ये तो मुल्क के ख़िलाफ़ एक बात की जा रही है। और अगर इसकी ऑडियो लीक करके आवाम को बताया जा रहा है कि इस वक्त कौन मुल्क के साथ वफा कर रहा है और कौन मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो इट मीन्स कि इसको मंजरेआम पर आना चाहिए था। इस तरह की ऑडियो लीक्स माजी में भी आई हैं। वो क्यों आई हैं? क्योंकि मुल्क के अगेंस्ट काम होते रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट को वॉच नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ इस ऑडियो में भी नेशनल इंटरेस्ट को वॉच नहीं किया गया कि यार रियासत को नुकसान अगर इससे आप नहीं समझते। बिल्कुल, देखना फिर अगर लगारी साहब ने ये बात कही है तो उन्हें तो फिर इसका मतलब है एहसास था ना कि मुल्क को नुकसान नहीं होना चाहिए, रियासत को होना चाहिए। बिल्कुल, पॉइंट टेकन। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम इस पर मजीद और भी बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान साहब की तकरीर को बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी से मुतालिक पेमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है, इस पर बात करेंगे। और ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे शहबाज गिल का जो मामला है उसके हवाले से, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब की तकरीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी से मुतालिक पेमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया था, उनकी तकरीर पर जो है वो पाबंदी लगाने का कहा गया था। अनवर साहब, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे आपका इस मामले के ऊपर टेक लेना चाहूँगी कि आप इस डिसीजन को कैसे समझ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अदालत ने बिल्कुल इंसाफ और मबनी फैसला दिया है, क्योंकि किसी भी शख्स पर उसकी तकरीर पर पाबंदी आयद नहीं की जानी चाहिए अनटिल अनलेस के उसने अगर मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम किया हो। इमरान खान साहब इदारों को रगेते हैं, अपनी गुफ्तगू में बड़ी सख्त बातें भी कहते हैं, लेकिन इसी को आज़ादी इज़हार राय कहते हैं। हाँ, अगर वो मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं की। हम भी इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इमरान खान साहब को जो इदारों के हेड्स हैं या अदलिया है उन पर तनकीद ज़रूर करें, लेकिन उनको धमकाएं मत, क्योंकि तनकीद हम भी करते हैं और तनकीद का मकसद होता है इस्लाह। और दूसरा मारिया, मैं आपको बताऊँ, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जितने मुल्क में मजलूम महकूम तबकात हैं वो उनकी उम्मीद हैं। आपने माजी में देखा जब पैका आर्डिनेंस को कलअदम करार दिया गया और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से हुकूमत को बड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी तनकीद की और कहा कि ये आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है, ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है, आइन के आर्टिकल 90 के ख़िलाफ़ है। अब आप देखें कि आज उनका जो फैसला है मैं उसे सराहता हूँ, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या क्रॉस द बोर्ड कोई भी मुल्क की सियासी जमात हो, आपको इंसाफ इन्हीं अदालतों ने देना है और आपको इदारों की तौकीर का ख्याल रखना चाहिए, जो कि इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में नहीं रखा। लेकिन उसका मकसद ये नहीं था कि पेमरा उनकी लाइव स्पीच पर पाबंदी आयद कर दे। ये मैं समझता हूँ कि आइन के आर्टिकल 19 के भी खिलाफ है और ये आज़ादी इज़हार राय के मुनाफी भी है। इसलिए आज अतर मिनल्ला साहब ने हमेशा की तरह उनका फ़ैसला बोला है और उन्होंने कहा है कि वो आज़ादी इज़हार राय के अमीन हैं, वो मुल्क में इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों पर नोटिस लेते हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और हम समझते हैं कि उनके फ़ैसले जो अगर किसी के हक़ में आते हैं हमें उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अगर वो आइन और कानून के मुताबिक कोई फ़ैसला किसी के ख़िलाफ़ आता है तो फिर उस पर तनकीद की बजाय उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। या तो कोई मुजरिम हो तब भी कोई बात होती है अनवर साहब, या कोई इस तरह की कन्विक्टेड कोई पर्सन हो उसके हवाले से अगर उसकी तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है एक समझ आती है, लेकिन इस तरह से विदाउट एनी रीज़न आप नहीं समझते कि ये आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको भी एक तरह से एक नाले के अंदर धकेल रहे हैं कि यहाँ पर बात करने की इजाज़त नहीं है? देखिए, इसका जो सियासी पहलू है मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा कि जो मौजूदा हुकूमत है शायद उन्होंने ये बेहतर समझा
उनके ख्याल में ये बेहतर था कि इमरान खान साहब का बयानिया बड़ा प्रवेल कर रहा है और उनको रोकने के लिए हमें उनकी लाइव स्पीच पर पाबंदी लगानी चाहिए। इससे उन्हें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, उन्हें पॉलिटिकली इसका नुकसान भी हुआ है और हमें ये यकीन था कि अदालत जो है वो इस तरह की पाबंदी को उड़ा देगी। और आज आपने देखा अतर मिनल्ला साहब ने इस पाबंदी को ख़त्म किया और उन्होंने ये भी कहा कि पैमरा ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। और देखिए इमरान खान साहब का जो मैसेज यूथ को जाना होता है वो आपने देखा सोशल मीडिया के जरिए जाता है और स्ट्रॉन्ग जाता है। और फिर मैं बताऊं कि इस तरह से आप उनके साथ मजीद हमदर्दियां लोगों की जोड़ रहे हैं। इससे सियासी नुकसान आपको हो रहा है और सियासी फायदा इमरान खान साहब को हो रहा है। और दूसरा, कानूनी तौर पर आज जैसे ही अतर मिनल्ला साहब ने इस आर्डर को पैमरा के हवा में उड़ा दिया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है और आज़ादी इज़हार राय के मुनाफी है, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस तरह के स्टेप्स नहीं लेने चाहिए थे। हुकूमत को अपनी कारकर्दगी के जरिए दूसरे के नैरेटिव को कम करने की जरूरत है। अगर आप पॉलिटिकली इंतकामी कार्रवाइयां करेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। माजी में भी हमने देखा इमरान खान साहब की हुकूमत में भी अगर उन्होंने भी इंतकामी कार्रवाइयां की हैं और मीडिया को उन्होंने भी क्रैश करने की कोशिश की है तो उसका नुकसान उन्हें ही हुआ है। उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई, आई थिंक, और मारिया उन्होंने इसका इजहार भी किया है। अब वो इस पे नादिम भी हैं, शर्मिंदा भी हैं कि हम तो उस माइंडसेट के खिलाफ हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, किसी इदारे में हो, कि जो आजादी के खिलाफ होता है। खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आपने तो दिया, इस पे हमें डिटेल बात की। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे कहा मैसेज हमारी पाकिस्तान के आवाम के नाम के इस वक्त जो सैलाब ज़दगान है उनकी जितनी आप मदद कर सकते हैं वो कम है। आप उनको ड्राई फ्रूट या ड्राई फूड के हवाले से उनकी मदद कर सकते हैं, खासकर जो मेडिसिन हैं, चूंकि अब सैलाब का पानी नीचे जा रहा है तो बहुत सारी स्किन डिजीजेज वहां पर फैल रही हैं, उसके हवाले से मेडिसिन खासकर वहां पर पहुंचाएं। खासकर जो वहां पर मौजूद खवातीन हैं उनको इस तरह की बहुत सारी ऐसी नीड्स हैं, ऐसी सैनिटरी की चीजें हैं जो उनको चाहिए, वो वहां पर पहुंचाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने इर्द गिर्द नहीं इल्म कि कहां डोनेट करना है, खिदमत फाउंडेशन है, 1122 है, आप वजीर आजम के नाम से फंड जो सैलाब ज़दगान के ऊपर फंड जो है वो जमा किया जा रहा है, वहां पर डोनेट कर सकते हैं। सो हर एस्पेक्ट से जितना डोनेट कर सकते हैं नाज़रीन जरूर ज्यादा से ज्यादा डोनेट करेंगे। खुद राशन वहां पहुंचा सकते तो जरूर पहुंचाएं। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।